नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भाग 20 में उल्लेख किया गया दोस्तों। याद रखिएगा भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अगर हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, अगर अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, अनुच्छेद अगर पूछेगा दोस्तों तो अनुच्छेद हो जाएगा 368। याद रखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा 368 यानी 368 में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और भाग 20 में किया गया दोस्तों। टोटल भाग कितने होते हैं दोस्तों? भाग 22 होते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है दोस्तों। याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है दोस्तों। इसकी संख्या याद रखिएगा, संख्या जो होती है संख्या, ठीक है दोस्तों, कितना होती है? तो दोस्तों 30 होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेन रूप से स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है ये दोस्तों असम राज्य का है। ठीक है, असम राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। याद रखिएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है, 5 नंबर सवाल है, ठीक है दोस्तों, कि भारत पर होर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत पर जो होर्नों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों स्कंद गुप्त के समय हुआ था। याद रखिएगा स्कंद गुप्त के समय हुआ था दोस्तों। स्कंद गुप्त शासक के समय हुआ था। स्कंद गुप्त शासक के समय हुआ था दोस्तों होर्नों का आक्रमण। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत पर होर्नों का जो प्रथम आक्रमण किस शासक समय हुआ था? तो स्कंद गुप्त शासक के समय हुआ था दोस्तों होर्नों का आक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये मुंडको उपनिषद में है। ठीक है, मुंडको उपनिषद, याद रखिए दोस्तों मुंडको उपनिषद दोस्तों। ठीक है, मुंडको उपनिषद में उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिए दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है दोस्तों। तो कोसी नदी। याद रखिएगा कोसी नदी जो है दोस्तों ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। कोसी नदी दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। बिहार का शोक। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये 28 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, संस्थापक की अगर बारे में बात करते हैं तो ये इसका जो संस्थापक थे ए ओ हुम थे। ए ओ हुम थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ओ हुम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था?
1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। सवाल पूछेगा कि 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, किसके किसके बीच हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। सवाल पूछेगा दोस्तों कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किए थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अध्यक्षता जो किए थे, याद रखिएगा, अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण, ठीक है, मजूमदार दोस्तों, मजूमदार, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अगर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? अभी बताए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने। देखिए दोस्तों अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है दोस्तों? केसरी और जो मराठा है ये बाल गंगाधर तिलक की है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है, जिसका नाम है दोस्तों केसरी और मराठा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक की है मराठा केसरी, और जो मराठा है ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये भारत का या विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो किस नदी पर है दोस्तों? ये महानदी पर। और किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में दोस्तों हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है दोस्तों। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो कनाडा राजधानी दोस्तों ओटावा होता है। याद रखिएगा, ओटावा जो होता है दोस्तों कनाडा की राजधानी होता है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी दोस्तों कैनबरा होता है। याद रखिएगा, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है। और मंगोलिया की जो राजधानी होती है उलान बटोर होता है। क्या होता है? उलान बटोर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 15 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल। ठीक है, 15 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? याद रखिए, कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, ये 1921 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था, और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर सवाल है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड है दोस्तों। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है दोस्तों ये सिरके का रासायनिक नाम है। इसका जो फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है दोस्तों। क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये दोस्तों याद रखिएगा, ये 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? 1927 में आया था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 दोस्तों। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? ये 1942 में आया था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन कब किया गया था? याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में किया गया था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन किया गया था दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, सबसे प्रथम रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच चला था दोस्तों। याद रखिएगा
कितना किलोमीटर दोस्तों? दोस्तों 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को चला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक है दोस्तों, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ये क्या है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच दोस्तों? याद रखिएगा, महाराणा प्रताप, ठीक है, और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हुआ था दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 को हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर को 1764 को। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का 1764 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 21 नंबर सवाल है कि कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों। अगर बात करेंगे 22 नंबर सवाल देखिएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितना दिनों तक दोस्तों? 14 दिनों तक रोक सकती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया दोस्तों? धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया, यानी कि आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों वित्त विधेयक का उल्लेख दोस्तों, याद रखिएगा, तो वित्त विधेयक का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों अनुच्छेद 112 में विवरण किया गया। जो बजट का उल्लेख किया, बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल देखिएगा कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? तो तकला मकान मरुस्थल जो दोस्तों ये चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। सॉरी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 24 नंबर सवाल देखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। याद रखिएगा। ठीक है, कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर बात करेंगे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सवाल को थोड़ा सा, ठीक है, सोच समझ के इसको टिक लगाना है। सवाल पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, गोदावरी नदी की लंबाई। गोदावरी नदी को बृहद गंगा, ठीक है, बृहद गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 25 नंबर सवाल है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ओडिशा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। ओडिशा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अगला तो 26 नंबर सवाल देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहला क्या है? गुजरात। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे गुजरात। दूसरा दोस्तों राजस्थान,
ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि MP दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड दोस्तों, ठीक है, झारखंड, ठीक है। अगर बात करेंगे छठा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, और आठवां क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। तो टोटल दोस्तों कितने राज्य हैं, टोटल 8 राज्य हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। कर्क रेखा दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 27 नंबर सवाल कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दोस्तों दिवस 21 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में और भी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जैसे कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने, देखिए दोस्तों अगला सवाल 29 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 29 नंबर, लाइन कट गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, देखिएगा कि विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये दोस्तों बांझपन होता है। क्या होता है, बांझपन, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। विटामिन, अगर बात करेंगे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफिरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों, टेकोफिरॉल, ठीक है। टेकोफिरॉल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिएगा कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों, ठीक है, समानांतर रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो 38वीं समानांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, पियोंगपांग, याद रखिएगा, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तरी कोरिया की राजधानी है दोस्तों पियोंगपांग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों क्या, कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे राखल दास बनर्जी ने किए थे, ठीक है, राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राखल दास बनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किए थे दोस्तों, किसका खोज किए थे, तो राखल दास बनर्जी ने किए थे, मोहनजोदड़ो खोज किए थे। कब हुआ था मोहनजोदड़ो खोज, याद रखिएगा, ये 1922 में हुआ था, ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किया गया था। ये किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किए थे। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, 33 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 33 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है, 33 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था, तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली, ठीक है। अगर बात करेंगे अब्दुल शाह अब्दाली, है ना, और मराठों के बीच हुआ था, याद रखिएगा, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। अगला 34 नंबर सवाल है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, ठीक है। किसके किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से 1829 में
सती प्रथा का अंत कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 35 नंबर सवाल है कि पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? पूना समझौता 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों 108 है, याद रखिएगा दोस्तों। वेद कितने होते हैं? 4। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। और उपनिषद दोस्तों 108 है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है।